सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड 4th सेमेस्टर के 8वें पेपर शांति शिक्षा के राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को। तो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जितने भी हम कंप्लीट इस वीडियो में देखने वाले हैं और आप लोग चलिए दोस्तों पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। अच्छे से सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे और सभी विषयों को इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे आपके राजन सीरीज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है, शांति से क्या अभिप्राय है? मानव शांति की समस्या अनादिकाल से ही चली आ रही है। शांति के अंतर्गत वह अस्थायी भावना जिससे प्रेरित होकर एक व्यक्ति, समूह, समाज या देश दूसरों द्वारा अनुसरित विचारों के प्रति सहिष्णुता और भाईचारे के भाव को निरंतर प्रवाहित करता है या निरंतर प्रवाह करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय जीवन मूल्य पर प्रकाश डालिए। भगवत गीता में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए 26 सद्गुण बताए गए हैं जो निम्न हैं: आशय, सत्य, संशुद्धि, दान, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, सभी प्राणियों पर दया, क्षमा, अहंकार, शून्यता, घृणा से दूर रहना आदि। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वोदयी कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। सर्वोदयी समाज में सभी सुखी होते हैं। सर्वोदय का रास्ता प्रेम है और प्रेम के द्वारा ही शांति स्थापित हो सकती है। आप सभी लोगों ने सुना भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो क्या हो, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सभी का कल्याण हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं बताइए। व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं निम्न प्रकार हैं, आपको पता है, जन्म से पूर्व की अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तित्व क्या है? एक व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर हम कह सकें कि किसी प्रदत्त परिस्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व क्या हैं? तो व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व हैं जैविक या शारीरिक निर्धारक, मनोवैज्ञानिक निर्धारक और वातावरणीय निर्धारक। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्व जागरूकता को समझाइए। स्व जागरूकता से आशय स्वयं की जिम्मेदारी से है। इन जिम्मेदारियों में स्वयं के लिए, परिवार के लिए, स्वयं के कार्यों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, अपनी भावी उन्नति के लिए स्व जागरूकता के द्वारा ही आदर्श जीवन की प्रगति सार्थक हो सकती है। यानी कि जब आप खुद जागरूक रहोगे तो आप स्वयं के लिए तो रहोगे, साथ ही साथ अपने परिवार के लिए भी, अपने काम के लिए भी, समाज के लिए भी आप जागरूक रहोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सहपाठी से आशय स्पष्ट कीजिए। सहपाठी का मतलब आपको अच्छे से पता है कि सहपाठी आप किसको बोलते हैं। जो आपके साथ स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं, आप कह सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके साथ के सहपाठी होंगे, जितने भी आपके क्लासमेट होंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो उन्हीं क्लासमेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? हम सहपाठी कहते हैं। या फिर जिसमें 4-5 छात्र इकट्ठे रहे उस समूह को भी हम सहपाठी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सामाजिक बोध की परिभाषा दीजिए। बैरन एवं बायरने के शब्दों में सामाजिक बोध का आशय सामाजिक विश्व के बारे में उपलब्ध सूचनाओं की व्याख्या, विश्लेषण, स्मरण तथा उपयोग करने से है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आक्रामकता की एक परिभाषा लिखिए। मायर्स ने आक्रामकता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आक्रामकता वह शारीरिक या मौखिक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आक्रामकता के प्रकार बताइए। तो आक्रामकता के मुख्य 2 विशिष्ट प्रकार सम्मिलित है या प्रचलित है, शारीरिक आक्रामक व्यवहार और दूसरा है मौखिक आक्रामक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 12 है, सहपाठी समूह के लाभ बताइए। सहपाठी समूह के लाभ निम्न है, जो आपके साथ आपके फ्रेंड्स रहते हैं, जो आपका ग्रुप होता है जो सहपाठियों का, उसमें रहने से फायदा क्या होता है? अगर अच्छे बच्चों का ग्रुप है या फिर ये कहें कि ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में भी अच्छे हैं, खेल में भी अच्छे हैं, अगर उन बच्चों का ग्रुप है तो यही सहपाठी समूह क्या करते हैं? समूह के सदस्यों में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। दूसरा है, यह आत्मनिर्भर होना सिखाते हैं। तीसरा है, सहयोग की भावना पनपती है। चौथा है,
इनमें हम की भावना पाई जाती है, मैं की नहीं बल्कि हम की भावना पाई जाती है। इसके बाद सहपाठी समूह में इकट्ठे रहने की कला का विकास होता है, यानी कि समूह में रहने का विकास होता है, एकता की शक्ति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नैतिकता के क्षेत्र क्या है? नैतिकता के क्षेत्रों में है व्यक्ति, परिवार, स्कूल, समाज। क्वेश्चन नंबर 14 है, नैतिकता क्या है? नीति के अनुसार व्यवहार करना ही क्या है? नैतिकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं? बालक का सामाजिक विकास करने वाली, व्यक्तित्व का संतुलित तथा सर्वांगीण विकास तथा उसका दृष्टिकोण उदार बनाने वाली शिक्षा को ही नैतिक शिक्षा कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमें सच बोलना चाहिए, हमें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये सभी चीजें सिखाई जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, नैतिक शिक्षा के कोई दो उद्देश्य बताइए। नैतिकता का विकास और आध्यात्मिक विकास। क्वेश्चन नंबर 17 है, समाज अनुकूल विकास क्या है? समाज अनुकूल विकास का सीधा अर्थ समाज के अनुरूप व्यक्ति के विकास से है। इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? तो उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक दोस्तों उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। यहाँ पर वॉटसन लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लीजिए, यहाँ पर थॉर्नडाइक रहेंगे, ठीक है। थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। आपको पता है थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था और थॉर्नडाइक ने ही इसे प्रयास और भूल का सिद्धांत भी कहा था। तो आप लोग याद रखिएगा कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंसा से अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। यानी कि हिंसा का मतलब आप क्या समझते हो? तो हिंसा को आमतौर पर परिवार, घर के सदस्यों, अंतरंग साथी, सहयोगियों, व्यक्तियों या समूहों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से व्यवहार की एक पद्धति के रूप में समझा जा सकता है या समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंसा के कुल कितने रूप देखने को मिलते हैं? हिंसा को कुल 9 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अनुचित दबाव के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक हिंसा के क्या-क्या रूप हो सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। कानून का पालन न करना, कानूनी सलाह या सहायता नहीं ले सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते और चौथा है स्वास्थ्य लाभ के लिए डॉक्टर नहीं बदल सकते। क्वेश्चन नंबर 22 है, विवादों के बाद समझौते की प्रक्रिया के मूलभूत चरणों का उल्लेख कीजिए। तो विवादों के बाद समझौते की प्रक्रिया के लिए मूलभूत चरणों का अनुसरण आवश्यक है। वातावरण को प्रेरक एवं भयमुक्त बनाना, आत्मविश्वास तथा भरोसा जागृत करना, तीसरा है स्वार्थ को स्वीकार करना और चौथा है न्याय की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 23 है, गांधी जी के अनुसार शांति स्थापित करने का प्रमुख साधन क्या है? तो गांधी जी ने शांति की स्थापना करने हेतु शिक्षा को प्रमुख आधार बताया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गांधी जी के अनुसार वे कौन से तत्व है जो शांति स्थापना हेतु महत्वपूर्ण है? तो गांधी जी ने शांति की स्थापना के लिए निम्न महत्वपूर्ण तत्व यहाँ पर बताए हैं: सत्य, अहिंसा, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम, संतोष, सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 25 है, आंतरिक शांति क्या है? आंतरिक शांति व्यक्ति के मन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति का आत्म विकास होता है। आंतरिक शांति की स्थिति में व्यक्ति आदर्शवादी बनता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ध्यान किसे कहते हैं? चेतना का केंद्रीकरण ही ध्यान कहलाता है। ध्यान एवं रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अष्टांग के प्रथम 2 चरण यम तथा नियम किस अभ्यास से संबंधित हैं? तो आचार संबंधी अभ्यास से। क्वेश्चन नंबर 28 है, अष्टांग के 2 चरण आसन और प्राणायाम किस अभ्यास से संबंधित हैं? तो ये भौतिक रूप से योगाभ्यास। क्वेश्चन नंबर 29 है, अष्टांग योग का कौन सा चरण इंद्रिय निग्रह का उपाय बताता है? तो प्रत्याहार। क्वेश्चन नंबर 30 है, आसन किसे कहते हैं? पतंजलि के अनुसार स्थिर सुलभ आसन अर्थात जिस मुद्रा में शरीर सुख पूर्वक स्थिर रह सके वही आसन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आसन कितने प्रकार के होते हैं? तो आसन 3 प्रकार के होते हैं: ध्यानात्मक आसन, विश्रांतिकर आसन और तीसरा है संवर्धनात्मक आसन। क्वेश्चन नंबर 32 है, धारणा किसे कहते हैं? तो चित्त को एक विषय वस्तु पर स्थिर करने की प्रक्रिया को ही धारणा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, योग दर्शन के जनक कौन है? तो योग दर्शन के जनक पतंजलि हैं। आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, योग क्या है? योग वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति को शारीरिक तथा मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। चित्त को एकाग्र करने का योग सबसे महत्वपूर्ण साधन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अष्टांग योग का संबंध किस विद्वान महर्षि से है? तो अष्टांग योग का संबंध पतंजलि से है। क्वेश्चन नंबर 36 है, शांति मूल्य किसे कहते हैं? तो शांति मूल्य के अंतर्गत विश्व बंधुत्व एवं
मानव हित सर्वोपरि होता है, मानवीय कल्याण ही शांति मूल्यों का सर्वोच्च उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, लोकतंत्र क्या है? अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 सतत विकास क्या है? सतत विकास को पोषणीय विकास भी कहा जाता है। मानव का संतुलित एवं स्थिर विकास जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्येक पक्ष से हो सतत विकास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सतत विकास की आवश्यकताएं बताइए। दोस्तों, सतत विकास की आवश्यकता क्यों है? पर्यावरणीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, दूसरा है संतुलित विकास, तीसरा है मानवीय मूल्यों का विकास, चौथा है पर्यावरणीय मूल्यों का विकास और पांचवा है वैश्विक पर्यावरणीय नीति का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्राणायाम किसे कहते हैं अथवा प्राणायाम से क्या अभिप्राय है, लिखिए। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए, प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण धन आयाम। यहाँ पर प्राण का अर्थ है श्वास और वायु, जबकि आयाम का अर्थ है लंबाई विस्तार। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ है श्वासों का विस्तार एवं नियंत्रण। उपनिषदों में प्राणायाम को नाड़ी शुद्धि के उपाय के रूप में भी स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रत्याहार किसे कहते हैं? प्रत्याहार पतंजलि के अष्टांग योग में अंतरंग एवं बहिरंग अवस्थाओं में सेतु की भांति है। क्वेश्चन नंबर 42 है, शांति शिक्षा में मूल्य का क्या तात्पर्य है? तो मूल्य का तात्पर्य उन लक्ष्यों, विश्वासों, विचारों एवं सूक्ष्म तत्वों से है जो जीवन को सार्थक बनाने में सहयोग देते हैं। शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, योग सूत्र के 8 अंग कौन से हैं? तो योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान, समाधि। इसको भी याद रखिएगा। 2017 में आप ये देखिए, दोनों ही क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब और किस उद्देश्य से हुआ? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता आदि मानवाधिकारों पर बल देना था। तो ये यहाँ पर आप देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। ये डेट आप याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट लिखना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे हमारे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। आपको 4th सेमेस्टर के सभी विषयों की लिंक यहाँ पर आई बटन मिल जाएगा। आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है आप हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को पूरा देखे होंगे और आपने सभी क्वेश्चंस का आंसर भी अच्छे से समझा होगा। ऐसे दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। सभी विषयों को आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही बने रहिए दोस्तों, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपके 4th सेमेस्टर की तैयारी हम बहुत अच्छी कराएंगे। तो ऐसे ही बने रहिए दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।